चलो हम अपना शुरू करते हैं। ये कौन बच्चा करता है ये? ऐसे मानते नहीं हो बिल्कुल भी, है ना? इसको जब तक बंद ना कर लो तब तक। अब कर लो, कौन करेगा? कहाँ तक हो गया था कल हमारा? लाइव स्टॉक रियरिंग पे आ रहे थे। कैश क्रॉप्स, एग्रीकल्चर, ये हो गया था, है ना? यस मैम। हाँ देखो, लाइव स्टॉक रियरिंग पे आ रहे हैं। हमारा थर्ड पार्ट शुरू हो गया, 2 बार पढ़ा चुके हैं नए चैप्टर। तो देखो आगे है लाइव स्टॉक रियरिंग। इसका मतलब क्या होता है कि पशुपालन करना। ठीक है, जैसे हम पशुओं को पालते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लाइव स्टॉक रियरिंग बोलते हैं। The cool, moist and temperate climate of most part of Europe favors an abundant growth of grass। तो कह रहे कि हमारा एशिया महाद्वीप, उस पर ज्यादातर मौसम कैसा रहता है? कई बार ठंडा रहता है, नमी भरा रहता है, और जो तापमान रहता है वो भी फेवरेबल रहता है। मतलब वो अच्छी, उनकी जो घास वगैरह होती है उनकी अच्छी ग्रोथ हो सकती है, इसमें अनुकूल होता है। Thus, high quality breeds of cattle are reared to produce a large quantity milk। करा इसलिए क्या होता है कि जो अच्छी क्वालिटी की जो पशुएं होते हैं, गाय भैंस बकरी वगैरह होते हैं, इनको पालते हैं ताकि हमें अधिक मात्रा में दूध मिल सके, which is widely used to make milk products such as dried and condensed milk, butter and cheese। जिससे मिल्क से हम क्या बनाते हैं? मिल्क प्रोडक्ट्स बनते हैं, जैसे दूध बनाते हैं, ड्राइड और कंडेंस्ड मिल्क होता है, या फिर बटर चीज वगैरह, ये सारी चीजें मिल्क से ही बनाते हैं। Dairy farming is done on scientific lines and is most practiced in countries around the North Sea। कह रहा है कि डेयरी फार्मिंग होती है, जैसे बहुत ज्यादा पशु पालते हैं, डेयरी खोल लेते हैं उनकी, तो वो कहाँ पे की जाते हैं? नॉर्थ सी के पास, आसपास के इलाकों में ज्यादातर की जाती हैं। पिग एंड पोल्ट्री फार्मिंग इज ऑल्सो कैरिड आउट। जैसे सुअर भी पालते हैं कई लोग, कई जैसे ये होते हैं मुर्गे वगैरह, मुर्गियां पालते हैं, तो ये सारी चीजें भी पालते हैं। द पोल्ट्री फार्म्स प्रोवाइड एग्स एंड चिकन। पोल्ट्री फार्म से क्या मिलता है? अंडे और चिकन मिलते हैं। शीप रियरिंग इज कैरिड आउट इन ड्राई पार्ट्स ऑफ यूरोप। जो भेड़ बकरियां हैं उनको कहाँ पे पालते हैं? जिधर जैसे राजस्थान की साइड होते हैं, देखते हैं ज्यादातर लोग चराते रहते हैं, है ना? तो जहाँ पे सूखा होता है वहां पे ज्यादा पाली जाती हैं भेड़ बकरियां, स्पेशली इन मेडिटेरेनियन लैंड, ज्यादातर मेडिटेरेनियन जो। इट इज डन मेनली फॉर वूल एंड मटन। किसके लिए की जाती है? इनके मांस के लिए या फिर ऊन के लिए पाली जाती हैं। इसके बाद आता है फिशरीज, जैसे मछली पालन करते हैं। फिशरीज में क्या है? देखो, द सैलो बॉर्डरिंग सीज अराउंड यूरोप आर रिच इन मैराइन लाइफ। मैराइन लाइफ होता है जो जलीय जीवन होता है ना, उसको बोलते हैं मैराइन लाइफ। मतलब जो जल में पाए जाते हैं पशु पाए, जैसे मछलियां होती हैं, छोटी बड़ी मछलियां, और जो जितने भी जानवर पानी में पाए जाते हैं वो होते हैं मैराइन लाइफ में आते हैं। तो समुद्र के जो किनारे हैं उनके पास ये मछली पालन वगैरह ज्यादा किया जाता है। द वार्म वाटर ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट प्रोवाइड सुटेबल फिशिंग साइट्स। जो गर्म पानी होता है ना, नॉर्थ अटलांटिक जो सागर है उसका, वो क्या करता है? वो अच्छी जगह प्रोवाइड करता है जिस जहाँ पे मछली पालन किया जा सके। द हाईली irregular coastline provides ideal sites for fishing ports and harbors। जो कह रहे हैं, जो कोस्ट लाइन एरिया कौन से होते हैं? जो समुद्र किनारे क्षेत्र लगते हैं उनको बोलते हैं। तो जो समुद्र किनारे क्षेत्र है वो क्या होते हैं? अच्छी जगह मानी जाती है किसके लिए? मछली पालन के लिए, और उनको जैसे और जानवर पालते हैं जो पानी में रहते हैं उनको। तो जो समुद्र के साथ वाले इलाके होते हैं उनको एक अच्छी जगह मानते हैं। द पीपल ऑफ कोस्टल रीजन्स आर एंगेज्ड इन मेकिंग फिश नेट्स एंड फिशिंग बोट्स, कैचिंग फिश, प्रोसेसिंग इट, पैकिंग, मार्केटिंग टिन्ड फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स। तो कह रहे कि जो समुद्र तटीय इलाका होता है वहां के लोग ज्यादातर क्या काम करते हैं? जैसे मछली पालन करते हैं, मछलियों को पकड़ते हैं, उनको जैसे पैक करते हैं, मार्केट में लेके जाते हैं,
और जो फिश के प्रोडक्ट्स बनते हैं जैसे स्मोक्ड फिश है, साल्टेड फिश है, अलग अलग तरह की मछलियां बना बना के बेचते हैं। और मछलियों से हमें क्या मिलता है? कोड लीवर ऑयल मिलता है। तो ये सारी चीजें बेचते हैं वो लोग। लार्ज शिप्स दैट आर यूज्ड फॉर फिशिंग रिसेंबल फ्लोटिंग फैक्ट्रीज एंड आर वेल इक्विप्ड। जो बड़ी बड़ी जहाजें होती हैं जिनको मतलब जिनको मछली पालन के लिए अच्छा माना जाता है, तो उन बड़ी बड़ी जहाजों में क्या है, वो फैक्ट्रियां खोल लेते हैं इन चीजों की, वो मछलियां पकड़ पकड़ के इकट्ठी कर लेते हैं उनको। तो और सारा वहाँ पे सामान मिलता है उनको। These ships catch a large variety of fish such as cod, sardine, herring, tuna, halibut and haddock। तो क्या है, ये मछलियों के नाम है, ये अलग अलग तरह की फिशेस होती है, जैसे कोड है, सार्डिन, हेरिंग, टूना, हालीबट, हैडॉक। मतलब समुद्र में जितने भी प्रकार की मछलियां पाई जाती है ना, तो उनको अलग अलग जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं। कोई किसी मछली को पकड़ता है, कोई किसी मछली को पकड़ता है। The major fishing regions are along the North Sea and along North Atlantic Ocean and Arctic Ocean coastlines। ज्यादातर जो मछली पालन के क्षेत्र हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं? नॉर्थ सी, समुद्र का जो नॉर्थ भाग होता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, वहां पे मिल ज्यादातर करते हैं। और जो आर्कटिक ओशियन के समुद्र के साथ वाले क्षेत्र होते हैं, वहां पे ज्यादातर मछली पालन करते हैं। Besides fish, seals and whales are also haunted in Arctic waters। घर की मछलियों के अलावा जैसे सील होती है, बड़ी व्हेल होती है, ये सारी मछलियां का भी शिकार किया जाता है। The major fishing countries of Europe are Norway, Sweden, Finland, Denmark, Iceland, Netherlands, UK, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल और रशिया। ज्यादातर देश दे रखे हैं जहाँ पे मछली पालन को मतलब बहुत बड़ी मात्रा में मछली पालन होता है। मछलियों को पकड़ते हैं, उनको बेचते हैं, उनको पाला जाता है। तो ये सारे देश बता रखे हैं। इसके बाद आता है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। जो खनिज लवण मिलते हैं हमें जहाँ से, और जो पावर रिसोर्सेज ऊर्जा के स्रोत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? The continent of Europe has ample deposits of iron ore, coal, petroleum, natural gas, bauxite, zinc, copper, lead, manganese, nickel। तो क्या है कि जो हमारा एशिया में जो यूरोप है, यूरोप महाद्वीप, उसके ऊपर क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में डिपॉजिट मिलते हैं। किस किस के जो मिनरल्स होते हैं, जैसे इसमें कोल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बॉक्साइट, जिंक, ये सारी चीजें आती हैं। But the distribution of minerals is not evenly distributed throughout the continent। लेकिन क्या कह रहा है, जो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उनका बंटवारा होता है, वो सब जगह बराबर नहीं होता। कहीं पे कोई मिनरल ज्यादा मिलता है, कहीं पे कोई ज्यादा मिलता है, कहीं पे कुछ कई मिनरल्स मिलते ही नहीं है। तो इस तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग मिनरल्स अलग अलग मात्रा में मिलते हैं। The availability of minerals in Europe is one of the causes of industrial revolution। क्योंकि जो हमारे औद्योगिकरण जो बदलाव आया है, क्रांति आई है, उसकी वजह क्या है? जो हमारे यूरोप में मिनरल्स मिलते हैं, उसकी वजह से ही आजकल इंडस्ट्रीज वगैरह ज्यादा पनप रही है। आयरन और डिपॉजिट्स अकर इन यूक्रेन, रशिया, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, बेल्जियम, यूके। यहाँ पे क्या मिलता है? कच्ची लोह धातु ज्यादा मिलती, मतलब लोहा ज्यादा कहाँ कहाँ पे मिलता है? यूक्रेन में, रशिया है, स्पेन है, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, बेल्जियम, यूके। तो इन सारी जगह पे लोहा ज्यादा मिलता है। इसके बाद द बॉक्साइट डिपॉजिट्स अकर इन जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, रशिया एंड इटली। बॉक्साइट इन जगह पे मिलता है। सल्फर और पोटैश कहाँ पे मिलते हैं? यूरोप के बहुत से भागों में मिलते हैं। जिंक एंड लीड डिपॉजिट्स आर फाउंड इन बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी एंड पोलैंड। इसी तरह जिंक और लीड कहाँ पे मिलता है? बेल्जियम में, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी और पोलैंड देश है, यहाँ पे मिलता है ज्यादातर। के बाद आता है द मेन सोर्स ऑफ पावर आर कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारी ऊर्जा के मुख्य साधन है वो क्या क्या होते हैं? कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो हम पानी से बिजली पैदा करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो ये चीजें क्या है? मेन सोर्स है हमारी ऊर्जा की।
Coal is the major source of power in Russia, यूके, बेल्जियम, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड एंड यूक्रेन। बहुत से देशों में तो कोयला सबसे ज्यादा ऊर्जा का साधन माना जाता है, क्योंकि कोयला बहुत सी चीजों में यूज किया जाता है। रशिया इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन यूरोप। कह रहे सबसे ज्यादा कोयला कहाँ, ये कोट लिख रखा है यहाँ पे, कोल आएगा तो सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पे उत्पादन किया जाता है? रशिया में किया जाता है। Oil and natural gas deposits are mainly found in Russia and Romania. ज्यादातर तेल और नेचुरल गैस कहाँ पे मिलती हैं? रशिया और रोमानिया में मिलती हैं। The reserves of petroleum in North Sea provide enough supplies for the countries of Western Europe. अब देखो कई बार यूँ कहते हैं कि जो समुद्र होते हैं बड़े बड़े, उनमें तेल या फिर पेट्रोलियम होता है, वो कई बार बहुत ज्यादा अमाउंट में निकल जाते हैं वहां पे। तो ये कहाँ पे मिलते हैं? जमीन के नीचे भी मिलते हैं, कई समुद्रों में भी मिलते हैं। तो जो पेट्रोलियम मिलता है नॉर्थ सी में, वो क्या करता है? हमें इतना पेट्रोल प्रोवाइड करते हैं कि जो वेस्टर्न यूरोप के जितने भी देश हैं उन सब के लिए काफी होता है वो। नॉर्वे एंड द यूके आर नाउ एक्सप्लॉइटिंग द नॉर्थ सी रिजर्व्स। अब क्या करने लगे? जो नॉर्वे है और यूके है वो नॉर्थ सी के जो रिजर्वियर्स हैं, मतलब उनके समुंदर है, उनमें खनन करना शुरू कर दिया उन लोगों ने। अदर इम्पोर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर जॉर्जिया, अर्मेनिया एंड अजेरबाइजान। जो और दूसरी तेल प्रोड्यूस करती हैं देश कौन कौन से हैं? जॉर्जिया है, अर्मेनिया है, अजेरबाइजान है, ये सारे देश हैं, ये सारे तेल प्रोड्यूस करते हैं। Some areas in Europe have a shortage of coal and mineral oil. अगर यूरोप के कई क्षेत्रों में क्या होता है कि कमी होती है तेल की या फिर कोयले की, बट हैव इनफ वाटर। लेकिन उनमें क्या होता है? पानी सही मात्रा में होता है। फॉर द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब वहां पे देखो कोयला और पेट्रोलियम नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, वो किसको अपना सोर्स मानते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को मानते हैं, ताकि पानी वहां पे ठीक मात्रा में मिल जाता है और उससे क्या करते हैं? वो बिजली उत्पन्न करते हैं, या फिर उनको कोई भी काम करने होते ज्यादातर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। The main producers of hydroelectricity are Norway, Sweden, Russia, France, Italy, Switzerland, UK, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, जर्मनी। ये सारे देश क्या करते हैं? ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रियली डेवलप्ड नेशंस इन यूरोप यूज न्यूक्लियर एनर्जी फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो कई देश हैं जो बहुत ज्यादा विकसित हैं, जिनमें इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा हैं, तो वो क्या करते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करते हैं। किसके लिए? बिजली उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक आपको? हेलो। यस मैम। हाँ यस मैम। ठीक है। अब देखो उससे आगे आती है इंडस्ट्रीज आती हैं। इंडस्ट्रीज के बारे में, उद्योगों के बारे में क्या बताते हैं? द वास्ट एंड रिच डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग यूरोप वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड कंटिनेंट्स इन द वर्ल्ड। अगर ये हमारे जो महाद्वीप है उस पे क्या है? बहुत ज्यादा मात्रा में मिनरल्स मिलते हैं, खनिज मिलते हैं। तो इन सब चीजों की वजह से क्या हुआ है? हमारा जो महाद्वीप है वो इतना ज्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड हो चुका, उसका औद्योगिकरण हो चुका है बहुत ज्यादा, और वो एडवांस हो चुका है। मोस्ट कंट्रीज इन यूरोप हैव यूटिलाइज्ड देयर रिसोर्सेज टू डेवलप ए वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज। तो कह रहे बहुत से देश ऐसे हैं यूरोप के जिन्होंने अलग अलग स्रोतों का प्रयोग करके बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज डेवलप की हैं। The main industrial belt stretches from the UK through France, lowlands countries। ज्यादातर जो इंडस्ट्रियल बेल्ट्स हैं, मतलब ज्यादातर उद्योग कहाँ पे स्थित हैं? यूके से शुरू होते हैं, फ्रांस में लोलैंड कंट्रीज होती हैं, जर्मनी है, पोलैंड, साउथ रशिया, इन सब देशों में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं। द रूहर लोरेन एंड एग्रीकल्चर मशीनरी। जो रूहर रोलेन जगह है वहाँ पे, या फिर एग्रीकल्चर मशीनरी, वहाँ पे खेती बाड़ी से ज्यादातर संबंधित मशीनें मिलती हैं।
The heavy industries have developed in the Po Valley of Italy, Spain, Switzerland, Central Sweden। और ज्यादातर क्या जो मतलब बहुत ज्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, हैवी इंडस्ट्रीज हैं, वो इटली में है। वहाँ की पो वैली जगह है ये, वहाँ पे है। स्पेन में, स्विट्जरलैंड में, सेंट्रल स्वीडन है। तो इन सब जगह पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं। Many countries in Europe produce optical goods, precision machineries, instruments and watches। अब देखो इंडस्ट्रीज होती हैं वो तो सारी चीजों की हो जाती हैं। हम छोटे से छोटा सामान लेते हैं, वो क्या होता है ऐसे ही तो नहीं बन के आ जाता। वो पहले उसका फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन होता है उसका बहुत ज्यादा मात्रा में, और जो फैक्ट्रीज बड़ी बड़ी मिलकर क्या बनाती है, इंडस्ट्री बनाती है पूरी। तो ये सारे सामान होते हैं कहाँ से आते हैं, फैक्ट्रीज से ही आते हैं। तो उनका जैसे सारा सामान फैक्ट्रीज में ही प्रोड्यूस होता है। जो भी मशीन बनाते हैं, कोई सामान बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स है, घड़ियां है, या जितने भी सामान हम यूज करते हैं आजकल सब चीजें इंडस्ट्रीज में बनती हैं। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज नेक्स्ट इन इम्पोर्टेंस टू द हैवी इंडस्ट्रीज। जो हैवी इंडस्ट्रीज आती हैं उनमें कौन सी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। यूके इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल। यूके क्या करता है, सबसे ज्यादा उत्पादन करता है कॉटन टेक्सटाइल्स का। द वुडन टेक्सटाइल्स आर मेड फ्रॉम इम्पोर्टेड वूल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। जो वूलन की टेक्सटाइल्स होती हैं वो कौन बनाते हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड बनाते हैं। और वूल कहाँ से मंगवाते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से मंगवाई जाती है। सिल्क टेक्सटाइल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन मैनी मेडिटेरियन कंट्रीज। और जो सिल्क के सामान होते हैं, सिल्क के कपड़े होते हैं, जो सिल्क इंडस्ट्रीज होती हैं वो कहाँ पे हैं, मेडिटेरियन कंट्रीज में पाई जाती हैं। The synthetic textiles are made in almost every country of Europe। जो सिंथेटिक कपड़े हैं, सिंथेटिक टेक्सटाइल्स हैं, वो कहाँ पे बनाए जाते हैं, तो यूरोप के लगभग सारे देशों में बनाए जाते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज इंक्लूड फूड प्रोसेसिंग, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट एंड लेदर गुड्स, वाइन एंड शुगर। जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है मतलब एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं, उनमें क्या होता है, फूड प्रोसेसिंग जैसे खाना जो पैक करके भेजते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, मीट या फिर बाकी जो जितना भी लेदर का सामान होता है, वाइन है, शुगर है, ये सारी चीजें वहीं पे मैन्युफैक्चर की जाती हैं। द केमिकल इंडस्ट्रीज डेवलप्ड इन रशिया, यूके, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली। जो केमिकल की इंडस्ट्री है वो कहाँ पे है, रशिया में है, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन देशों में है। अदर इंडस्ट्रीज इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स। दूसरी इंडस्ट्रीज में क्या आते हैं, पेट्रोकेमिकल्स आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का सामान आता है, कंप्यूटर होते हैं, कैमरा, गारमेंट्स, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर, सीमेंट, ड्रग्स, तो ये सारी चीजें आती हैं। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट के बारे में बता रहे हैं कैसा क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। द मोस्ट एडवांस्ड एंड डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड इज इन यूरोप। ये कह रहे हैं जो यूरोप है उस पे जो हम सबसे एडवांस सिस्टम है और जो सबसे ज्यादा डेवलप हो चुका है हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो कहाँ पे है, यूरोप में है। The transport system is mainly used to transport manufactured goods and raw materials। ज्यादातर हम ट्रांसपोर्ट्स का यूज किस लिए करते हैं, ताकि हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेज सके या फिर हम जा सके एक जगह से दूसरी जगह पे, तो इसके लिए यूज किया जाता है ट्रांसपोर्ट का। देखो ये बता रखा है, द ऑटो बहन एंड ऑटो स्ट्राडा डू नॉट हैव एनी स्पीड लिमिट्स। ये दोनों देश हैं, इनमें क्या है, इनमें कोई स्पीड लिमिट नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पे तो अलग अलग रोड्स पे 40 की स्पीड लिमिट होती है या फिर 60 से ज्यादा नहीं चला सकते, लेकिन ये क्या दे रखा है, दो देश है इनमें कोई भी स्पीड लिमिट नहीं है गाड़ियों की। अब देखो रोडवेज। यूरोप हैज ए वेरी डेंस एंड वेल मेंटेन नेटवर्क ऑफ रोड्स हमारे बहुत ज्यादा है ना, हर इलाके में हर जगह पे बने हुए हैं रोड्स। द नेटवर्क इज डेंसर इन वेस्टर्न पार्ट देन इन ईस्टर्न पार्ट। जो यूरोप का पश्चिमी भाग है उस पे ज्यादा रोड्स बने हुए हैं पूर्वी भाग के अपेक्षा। द ऑटोबैन इन जर्मनी एंड ऑटोस्ट्राडा इन इटली आर सुपर हाईवेज।
ये दोनों क्या है, हाईवे हैं बहुत बड़े, इन पे गाड़ियां हैं बहुत ज्यादा स्पीड से जाती हैं। अब है रेलवे। इट वॉज इंग्लैंड वेयर द वर्ल्ड फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन सर्विस वॉज स्टार्टेड इन 1825। सबसे पहले पैसेंजर ट्रेन कहाँ पे शुरू हुई थी? इंग्लैंड में शुरू हुई थी। और कब हुई थी? 1825 में हुई थी। तो ये ध्यान रखना, ये आगे क्वेश्चन भी आ सकता है आपके। कहाँ पे हुई थी सबसे पहले पैसेंजर ट्रेन शुरू? इंग्लैंड में हुई थी। और कौन से सन में हुई थी? 1825 में। टुडे यूरोप हैज परहैप्स द बेस्ट रेलवे सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो कह रहे कि आज देखते हैं तो यूरोप का सबसे अच्छा रेलवे सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में। यूरोप हैज वन ऑफ द डेंस रेलवे नेटवर्क्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे बहुत ज्यादा घना रेलवे नेटवर्क है, मतलब जो रेल है, रेल की पटरियां हैं, तो बहुत ज्यादा मात्रा में बिछी हुई हैं। मोस्ट ऑफ द रेलवे लाइन्स फॉलो द lowlands एंड रिवर वैलीज। ज्यादातर रेलवे लाइंस कहाँ पे पाई जाती है? लोलैंड्स हैं, जो नीचे वाले क्षेत्र हैं, या फिर रिवर्स हैं, वैलीज हैं, उधर भी चलाई जाती हैं। टनल्स हैव बीन बिल्ड एट मैनी प्लेसेस टू क्रॉस द माउंटेन्स। टनल्स होती है मतलब जैसे बना देते हैं निकलने का रास्ता, जैसे पहाड़ों को उनको सुराग करके उसमें से क्या करते हैं, टनल्स बना लेते हैं पहाड़ों को क्रॉस करने के लिए। स्पेशली द आल्प्स, जो पर्वत है उधर से बना रखे हैं। The Ural and Intercity Express link important cities in the continent। जो यूरेल है और इंटरसिटी, ये इनके ट्रेन्स के नाम है। ये क्या करते हैं, ज्यादातर जो इम्पोर्टेंट शहर है, बड़े शहर है, उनको आपस में जोड़ते हैं। अब देखो हमारे यहाँ से देख लो, ट्रेन चलती है इधर से दूर दूर अलग अलग सारे स्टेट्स में जाते हैं ना। यहाँ से दिल्ली भी जाती है, उत्तराखंड, या फिर अलग अलग स्टेट्स में हम एक जगह पे उतर के वहां से चेंज कर लेते हैं ट्रेन। तो हम एक जगह पे बैठ के हम सब जगह सब कहीं पे जा सकते हैं ट्रेन में। कुछ थोड़े बहुत ही क्षेत्र होते हैं जहाँ पे रेलवेज का नेटवर्क नहीं मिलता है। उसके बाद है वाटरवेज, जो जल के रास्ते हैं उनके बारे में। The fjords of Europe and navigable rivers of Rhine and Danube have always played an important role। यूं कह रहे हैं कि जो यूरोप के तो fjords हैं और जो रिवर्स है ना, रहाइन और दनुबा, इनका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। किसके लिए रहा है? एज इनलैंड वाटरवेज, समुद्री जो रास्ते होते हैं, पानी के रास्ते होते हैं, इनमें उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। Most of the European rivers are also connected by a maze of canals। तो ज्यादातर जो यूरोपियन रिवर्स हैं वो किससे जुड़े होते हैं? जैसे नदी है, आगे जगह समुद्र में मिल रही है, तो छोटी छोटी नहरों के माध्यम से जुड़े होते हैं। The identified coastlines of Europe has helped the development of large number of ports। तो यूँ कह रहे हैं कि जो हमारे तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में जैसे पोर्ट्स बना दिए गए हैं, जैसे जहाँ से जहाजें आती जाती हैं, शिप्स होती हैं, वहां पे उन पे सामान लोड किया जाता है, या फिर एक जगह से दूसरी जगह शिप्स वगैरह जाती हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पोर्ट्स बना दिए गए हैं। द सी रूट्स कनेक्ट यूरोप विद ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। समुद्री जो रास्ता है वो क्या करता है, यूरोप को देश के सारे भागों से जोड़ता है। The important seaports are London, Liverpool, Rotterdam, Antwerp, Hamburg, Bremen, Le Havre, Marseille, Geneva and Naples। तो ये क्या बता रखे हैं, इम्पोर्टेंट जो सी पोर्ट्स हैं, जो जहाज के क्षेत्र हैं, वो बता रखे हैं सारे। अब इसके बाद आता है एयरवेज, हवा का रास्ता बच गया। All the capitals and other big cities of Europe are linked by an efficient system of airways। अब देखो हमें एक देश से दूसरे देश में जाना होगा, अगर समुद्र के रास्ते से जाएंगे या फिर वैसे जाएंगे तो हमें बहुत ज्यादा दिन लग जाते हैं ऐसे जाने में। तो क्या करते हैं, हम एयरवेज को चुनते हैं, हवा के रास्ते को चुनते हैं जाने के लिए। The Heathrow in London, Charles de Gaulle in Paris and the Schiphol in Amsterdam are called the gateways to Europe। यूरोप जाने के रास्ते कौन कौन से? लंदन से है, पेरिस से है और एम्स्टर्डम से है। The European airlines provide air services to almost every part of the world।
अगर जो एयर सर्विस होती है एरोप्लेन्स की, वो हर एक देश में ही होती है। ज्यादातर हमारे यूरोप का महाद्वीप है, उसके हर देश में ये सुविधा उपस्थित है। क्या? देखो, सबसे पहले जो एयरलाइन कहाँ पे शुरू हुई थी? रॉयल डच एयरलाइन है, यूरोप ने शुरू की थी। ठीक है, अब देखो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है, इसका एक्शन रिप्ले बचा है और इसकी एक्सरसाइज बची है। देखो एक्शन रिप्ले में क्या क्या पढ़ा है हमने इस चैप्टर में। यूरोप इज द 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। छठा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप है। डिस्पाइट बीइंग ए स्मॉल कॉन्टिनेंट, यूरोप हैज 50 इंडिपेंडेंट कंट्रीज। तो कह रहे कि जो एक छोटा महाद्वीप होने के बाद भी यूरोप पे क्या है? 50 देश हैं फिर भी। ठीक है, द फिजिकल डाइवर्सिटी ऑफ यूरोप इज क्लियरली एविडेंट फ्रॉम द मैप ऑफ यूरोप। जिसकी फिजिकल डाइवर्सिटीज होती हैं, जैसे कहाँ पे पहाड़ है, कहाँ पे पर्वत है, कहाँ पे प्लेन क्षेत्र है, कहाँ समुन्द्र है, तो ये सारी चीजें हम मैप में भी देख सकते हैं। Most of the Europe lies within the temperate latitudes which are neither too hot neither too cold. ज्यादातर जो यूरोप है वो कहाँ पे होता है? मतलब टेम्परेट लैटिट्यूड्स में होता है, जहाँ पे ना ज्यादा गर्मी पड़ती है ना ज्यादा सर्दी पड़ती है। यूरोप was once a heavily forested area. क्या था यूरोप बहुत समय पहले के? बहुत ज्यादा heavily forested मतलब वन क्षेत्र बहुत ज्यादा थे इस पे। The vast grasslands are called the steppe. तो बहुत ज्यादा घास का मैदान होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? हम स्टेपे बोलते हैं। Nearly 80% land area of Europe was forested earlier. तो अगर जो 80% जो हमारा लैंड एरिया है उस पे पेड़ पौधे लगा दिए गए थे। The most advanced and developed transport system in the world is in Europe. जो सबसे ज्यादा एडवांस है और डेवलप सिस्टम है ट्रांसपोर्ट का, यातायात का, वो कहाँ पे है? यूरोप में है। The indented coastline of Europe has helped in the development of large number of ports. अगर बहुत ज्यादा मात्रा में पोर्ट्स किसके लिए बना दिए गए हैं? ताकि जो हमारा समुद्री जो हम समुद्रों से एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, उन चीजों को आसान करने के लिए बनाए गए हैं ये सारी चीजें। तो चैप्टर कंप्लीट हो गया हमारा। और चैप्टर थर्ड फोर्थ ज्योग्राफी का थर्ड फोर्थ चैप्टर रिवाइज करना, आपका टेस्ट है कल, उसको अच्छे से लर्न करना है सब बच्चों को। ठीक है, अब देखो इस चैप्टर में से मैं पूछती हूँ आप लोगों से, क्वेश्चन पूछू, समझ में आ गया सबको? हैं? हेलो, बोलो भाई। Yes, ma'am. हाँ, सारे अपने आप को अनम्यूट कर लो अब। हर्ष, निखिल, प्रवीण, राहुल, तनुजा, योगेश, युवराज, सारे बच्चे अनम्यूट कर लो अपने आप को अभी।